Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 2 of class 11th statistics and the name of chapter is collection of data. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये कवर अप करेंगे कि कैसे डाटा को इकट्ठा किया जाता है, कौन से वो सोर्सेज होते हैं जिनके जरिए डाटा को इकट्ठा किया जाता है और कैसे फिर आगे डाटा का एनालिसिस किया जाता है. सो लेट अस स्टार्ट. Statistical inquiry. By statistical inquiry, we mean on an investigation on a topic by any agency wherein relevant quantitative information is collected. तो statistical inquiry क्या होती है? जिसके जरिए कोई संस्था क्या करती है? डाटा को इकट्ठा करती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है. डाटा के दो जरिए हैं सोर्सेज के, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट और रिकॉर्ड. जब एक संस्था अपने डाटा को प्रीवियस रिकॉर्ड से जो उसके पास है या प्रीवियस रिपोर्ट से इकट्ठा करती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स. व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स. जब कंपनी डाटा या संस्था डाटा को बाहरी रूप से इकट्ठा करती है इंटरनेट से या किसी और जरिए से, वो एक्सटर्नल सोर्स होता है. और जब कंपनी अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करती है दैट इज इंटरनल सोर्सेज. प्राइमरी डाटा क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ. मान लो एक व्यक्ति को किसी ने मारा है और पुलिस उससे डाटा इकट्ठा कर दिया उस व्यक्ति से जिसको चोट लगा है. इसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा. जो प्रभावित हुआ है उसी से जब डाटा को इकट्ठा किया जाए दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? इज द डाटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, वो पुलिसमैन इन्वेस्टिगेटर थे, और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज. कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए ये डाटा इकट्ठा किया जाता है. इसको हम प्राइमरी डाटा भी बोलते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया था, वो पुलिस वाला एग्जांपल था इसमें. और प्राइमरी डाटा जनरली हम किस लिए उपयोग करते हैं? किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए. जैसे पॉपुलेशन का सेंसस करवाती है हर साल, वो हर 10 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो वो किस लिए कराया जाता है? ताकि गवर्नमेंट एनालिसिस कर सके कि भाई कितनी पुअर्टी है, कितनी लिटरेसी है या क्या चीजें हैं. 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी, लॉर्ड मियो के द्वारा करवाई गई थी भारत के अंदर. 2021 में होनी थी, अब 22 में होंगी या जब भी गवर्नमेंट करेगी. पैंडेमिक की वजह से डिले हो रहा है. सेकेंडरी डाटा, जैसे अब फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड. प्राइमरी डाटा तो आप समझ गए. इस पर्सन को चोट लगी थी, ये पुलिसमैन थे, इन्होंने इससे डाटा इकट्ठा किया. ठीक है, ये हो गया प्राइमरी, जिसमें हम डायरेक्ट इसी से जो प्रभावित हुआ है उससे डाटा इकट्ठा करें. अब सेकेंडरी में क्या है? मान लो ये पर्सन है जो इफेक्टेड हुआ है, ठीक है, और ये वो है पुलिसमैन. अब पर ये पर्सन अभी इस हालात में नहीं है कि जानकारी दे सके, तो पुलिस क्या करेगी? किसी दूसरे से इकट्ठा करेगी डाटा को, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स. तो फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं, ये व्यक्ति मैं हूं और ये मुझे अब मेरे दोस्त से अगर मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूं तो वो तो हो जाएगा प्राइमरी डाटा. और जब मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, और जब मैं अपने दोस्त के बारे में मुझे जानकारी लेनी है पर मैं इससे ना पूछकर इससे पूछ रहा हूं किसी तीसरे से, ये होता है सेकेंडरी डाटा. अब सेकेंडरी डाटा में बहुत सारी चीजें आ जाती है. न्यूज़पेपर से ले ली जानकारी, मीडिया से ले ली, टीवी से ले ली, इस तरह से सेकेंडरी डाटा. और प्राइमरी में हम उस पर्सन से खुद अप्रोच करते हैं. ये जस्ट एज अ एग्जाम्पल था. तो द डाटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय, डायरेक्टली नहीं, अब मैंने उससे डाटा इकट्ठा किया, बाय रेदर ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज. पब्लिश्ड मतलब न्यूज़पेपर, इन सब से इकट्ठा कर सकते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं. जैसे नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स पब्लिश्ड बाय द सीएसओ एंड एनएसएसओ. ये डाटा पब्लिश किया जाता है सीएसओ और एनएसएसओ. सीएसओ होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ होती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. इन दोनों संस्थाओं को अब जोड़ के एक संस्था बना दिया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये याद रखना आप. तो सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा आपको समझ में आ गया होगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है ये टॉपिक. अब कैसे प्राइमरी डाटा इकट्ठा किया जाता है? वही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वाली बात है. मान लो मेरे को अपने ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, मुझे अपने दोस्त के बारे में पता करना है. तो अब मैं डायरेक्ट इससे जाके पर्सनल करूंगा. जैसे या तो मैं डायरेक्ट इससे जाके पूछूंगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, या फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उससे इनडायरेक्ट वे में उससे के बारे में जानना चाहूंगा अगर मेरे को इससे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है. या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरोस्पोंडेंट, इससे इसका जो सबसे करीबी है उससे ले लूंगा जानकारी. टेलीफोन पे इससे जानकारी ले सकता हूं मैं,
इसको मेल भेज दिया, ये मेल का जवाब दे देगा, इससे मैं प्राइमरी डाटा, मतलब मैं डायरेक्ट इसी से ही कांटेक्ट करूंगा। कहने का मतलब यह है कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। कोरस्पोंडेंट वाले में भी क्या है कि इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्राइमरी डाटा में हम किसी दूसरे के जरिए डाटा को इकट्ठा नहीं करते, डायरेक्ट उसी पर्सन से डाटा को इकट्ठा किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चनेयर, या मैं इसको एक क्वेश्चनेयर बना के दे दूंगा, क्वेश्चनेयर जैसे जिसमें 10-12 क्वेश्चन लिख के दे दिए कि भाई ले इनके आंसर भर दे, तो भी मेरे को डाटा इकट्ठा मिल गया। अभी ये क्वेश्चनेयर मैं इसी से भरवाऊंगा जिससे मुझे डाटा लेना है, इसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, मैं इंडिविजुअली जाके उससे पूछूंगा। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो अब मैं किसी बीच में किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं इससे जाके डाटा को इकट्ठा करूंगा। कंडक्ट्स ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, स्पॉट इंक्वायरी मान लो जैसे इसके साथ कुछ हुआ है तो मैं इससे डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो ऑन द स्पॉट मैं इससे जानकारी ले रहा हूँ, किसी और से नहीं। इसकी मेरिट्स क्या है, एक तो ओरिजिनलिटी, वो मेरे को हकीकत बात बताएगा, फ्लेक्सिबल, अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, स्टेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस की वो जानकारी दे पाएगा, क्योंकि अगर किसी तीसरे से पूछूंगा कि इसके साथ क्या हुआ, वो तो 2 बातें और फालतू बताएगा, तो वो चीज। रिलायबल एंड एक्यूरेट, अब जिसके साथ घटित हुई है समस्या या जिससे मेरे को डाटा लेना है वो तो बिल्कुल सही डाटा ही बताएगा, रिलायबल और एक्यूरेट डाटा बताएगा। यूनिफॉर्मिटी भी होगी इसके डाटा में, और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कैसे होगा, मान लो मेरे को इससे डाटा इकट्ठा करना है तो मैं डायरेक्ट इससे पूछ लूंगा, मेरे को किसी तीसरे के पास जाना, उसकी मिन्नतें करना है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मेरे लिए इकोनॉमिकल भी है कि भाई मेरे को सीधे इसी से ही डाटा मिल गया, किसी तीसरे को इन्वॉल्व भी नहीं करना पड़ा। इसके डीमेरिट्स क्या है कि ट्रेनड पर्सनल चाहिए। अब मान लो अगर ये पर्सन इससे जाके डाटा इकट्ठा करना चाह रहा है तो इसको बहुत सारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब ये ट्रेंड हो डाटा इकट्ठा करने में। अब जाके इसने जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अनट्रेंड पर्सन है, ये जाके कहे ओए अपना नाम बता, अब इसको तो गुस्सा आ जाएगा ऐसे में, या ये किसी तरह और टोन में बात कर ले इससे, तो फिर क्या होगा, डाटा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वो डाटा देगा ही नहीं इसको, और अलग से लड़ाई अलग हो जाएगी। तो वो क्या चीज चाहिए कि पर्सन जो जा रहा है डाटा लेने वो ट्रेनड हो, उसको नॉलेज होगी, हाँ भाई डाटा कैसे इकट्ठा करना है। पर्सनल प्रिजुडाइज, खुद भी समझदार हो, बोलने तरीके का हो, बोलने का तरीका हो, वो सब। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, अब इसमें एक्सपेंसिव क्या है, जैसे मान लो अब 10 जनों से डाटा इकट्ठा करना, तो हर किसी के पास जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो उसमें पर्सनल वाला थोड़ा ये इसकी डीमेरिट है कि भाई एक के घर जाना है फिर डाटा इकट्ठा करना है। और वाइड एरिया, वाइड एरिया वही है कि मान लो अगर मैं कह दूं 1 लाख लोगों का डाटा इकट्ठा करना है, अब सैंपल में तो हम कुछ सैंपल उठा लेते हैं, पर डायरेक्ट पर्सनल में 1 लाख लोगों से जाके इंटरव्यू लेना हो, कितना टाइम और कितना पैसा खर्च हो, तो वो इसकी डीमेरिट है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोच द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन टू से, इससे मेरे को डाटा इकट्ठा करना है, पर इससे ना ले जाके मैंने किसी दूसरे को पकड़ लिया जो इसके बारे में जानकारी रखता है, तो वो मुझे इसकी जानकारी क्या करेगा, बता देगा, ठीक है। इसकी मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज हो जाती है इसमें, थर्ड पार्टी से जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं वाइड कवरेज हो जाती है, और इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को 1 लाख लोगों के बारे में जानकारी लेनी है, तो अब मैंने क्या किया, एक ऐसी कंपनी को देख लिया जिसके पास पहले से ही उनके बारे में जानकारी हो, तो मैंने थर्ड पार्टी से डाटा ले लिया, मेरे को ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, इंडिविजुअली नहीं जाना पड़ा हर एक के पास, तो ये मेरे लिए इकोनॉमिकल भी हुआ। फ्री फ्रॉम बायस, अब बायस इसमें क्या है, इसमें कोई धोखाधड़ी तो है नहीं, क्योंकि इसने पहले ही सबका सारा डाटा एक सिस्टमेटिक वे में इकट्ठा कर रखा है, तो मैंने तो बस इसको पैसे देने थे, इससे डाटा ले लिया। एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाता है इसमें, क्योंकि ये भी खुद, इसने भी तो पहले डाटा इकट्ठा कर रखा है, तो इसका अपना भी तो कुछ एनालिसिस होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन। डिमेरिट क्या है, वही है तीसरे के जरिए इन्फॉर्मेशन आ रही है तो करेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्यूरेसी की भी कमी हो सके, क्या पता इसने डाटा इकट्ठे करते वक्त कैसे डाटा इकट्ठा किया हो, एक्यूरेसी में ना लिखा हो, तो वो डाटा आगे हमें भी गलत ही मिलेगा। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, किसी से तो बहुत अच्छे से डाटा इकट्ठा कर लिया, किसी से ऐसे ही कर लिया, तो हमें भी बेकार डाटा दे देगा ये। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कई बार क्या होता है इनका काम होता है सिर्फ डाटा इकट्ठा करना, तो ये इंटरेस्ट लेके नहीं इकट्ठे करते, बस जल्दी जल्दी इकट्ठा गया और बस चल फॉर्मेलिटी पूरी करके पकड़ा दिया डाटा, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आ जाता है, क्योंकि ये जो तीसरा था जिसने डाटा लेना था मेन, इसको क्या होगा फिर, अब इसके जरिए थर्ड पार्टी के जरिए डाटा गलत मिलेगा।
लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो होने का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये क्या होगा, अब ये इसका तो जॉब करना है कि भाई मेरे को जॉब करना है, पैसा कमाना है। क्योंकि अब इसको तो डाटा सही चाहिए, पर ये तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। पर्सनल वाले में यूनिफॉर्मिटी के चांस होते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरस्पोंडेंट। अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स और कोरस्पोंडेंट आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। तो इसमें क्या होता है, मान लो मेरे को डाटा इकट्ठा करना है, मैं खुद ना जाके किसी और को भेज दूंगा अपनी जगह के पे कि ले भाई जा और इस जगह पे जा, यहाँ के लोगों का डाटा इकट्ठा करके आ। ये मेरा कोरस्पोंडेंट है, यानी मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसमें भी अपनी प्रॉब्लम से आप समझ गए होंगे। जैसे फायदे क्या है इसके कि वाइड कवरेज है। मान लो मुझे 10 गांव में जाना है, अब 10 गांव में मैं अकेले जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या किया, 10 गांव में या 10 विलेजेस में अपना एक कोरस्पोंडेंट भेज दिया, तो ये इकट्ठा करके ले आएंगे डाटा। इकोनॉमिकल भी है, वाइड सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज, जो जिसमें डाटा जल्दी चाहिए होता है या तुरंत एक्शन लेना है उसके लिए बढ़िया है कि भाई 10 जगह एक आदमी जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग है, वो 10 के 10 भेज दिए। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस वे में डाटा इकट्ठा हो जाता है और रुकता नहीं काम, क्योंकि मैंने हर जगह भेज दिया ना एक आदमी, तो वो इकट्ठा कर रहा है तो कंटिन्यूअस है काम। डिमेरिट क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्या पता ये किस हिसाब से डाटा इकट्ठा करे, ये किस हिसाब से, ये किस हिसाब से, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होगा डाटा इकट्ठा करने का, तो यूनिफॉर्मिटी की कमी रहती है। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी। पार्शियलिटी की क्या डेंजर है, जैसे मान लो मैंने इस व्यक्ति को कहा था कि भाई ले 2 गांव में जाना है, अब एक गांव में तो बढ़िया तरह करके आया डाटा इकट्ठा, दूसरे में ऐसे ही कराया डाटा इकट्ठा, या हर कोई अपने हिसाब से कर रहा होगा डाटा इकट्ठा, तो पार्शियलिटी होने के चांस है। और एक्यूरेसी हो भाई ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं जा रहा हूँ ना वहां गाँव में, मेरा कोरस्पोंडेंट जा रहा है, तो अब वो डाटा सही इकट्ठा करके ला रहा है, उस चीज के मेरे पास क्या प्रमाण है, कुछ भी नहीं, बस वो जो डाटा लाया वो मेरे को मानना पड़ेगा। यही होता है। टाइम कंज्यूमिंग भी है थोड़ा बहुत कि भाई 10 लोग जाएंगे, टाइम लगेगा, क्या पता कोई जल्दी आए कोई देर से आए, तो ये फायदे भी हैं और ये नुकसान भी हैं। अब ये अकेले के जाने से तो बढ़िया ही है, अकेला 10 जगह जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, पर इसमें भी टाइम खर्च होगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, जब हम उस व्यक्ति से क्या करते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये व्यक्ति पहाड़ों पे रह रहा है, मतलब मेरा दोस्त है और पहाड़ों के इलाके में है जहाँ पे कनेक्टिविटी थोड़ी पॉसिबल नहीं है सर्दियों में। अब मैं हूँ दिल्ली में फॉर एग्जांपल, तो मेरे को डाटा इकट्ठा करना है, तो मैंने क्या किया, इसको फोन मिलाया, ठीक है, इसने फोन उठाया और जो जो मेरे को डाटा चाहिए था वो इसने मेरे को बता दिया। टेलीफोनिक इंटरव्यू अब ये फायदेमंद है कि एक तो पर्सनल वाला ही काम कर रहा है, एक्यूरेसी भी होगी, इकोनॉमिकल भी है, जाना नहीं पड़ा, 2 मिनट में बात हो गई, डाटा मिल गया। अंडर दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू। फोन पे इंटरव्यू, जैसे आपने बहुत सारे टीवी चैनल में भी देखा होगा, जब डाटा लिया जाता है या न्यूज चैनल्स में, तो कई बार अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं हो पाता तो फोन पे उसके बाद सुना देते हैं। फायदा क्या है, वाइड कवरेज, जल्दी जल्दी बहुत सारे लोगों से कॉल मिला के, इकोनॉमिकल है, पैसा कम लगेगा, जाना नहीं पड़ना, टाइम नहीं, और क्लैरिफाई डाउट, क्योंकि जो मेरे को जानकारी लेनी है वो प्राइमरी सोर्स से मिल रही है तो डाउट भी क्लियर होंगे मेरे। लिमिटेड यूज, अब वही अगर 1 लाख लोगों को फोन मिलाना पड़ जाए तो भाई दिक्कत का काम हो जाएगा। विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। अब मैं तो सिर्फ उसका ऑडियोबल हूं ना, उसको सुन सकता हूँ, उसको देख तो नहीं सकता ना। क्या बता, वो मान लो मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई तू ठीक है, अब वो मान लो परेशान हो अंदर से और गुस्से के वे में कह रहा हूँ, और एक्सप्रेशन गुस्से वाले हो पर बोल रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो अब मैं देख तो सकता नहीं उसको, विजुअल तो पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका डिमेरिट है। तो जो नेक्स्ट है वो है मेल क्वेश्चनेयर। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति को एक ईमेल भेज देता है, उसमें उन क्वेश्चंस को लिख के भेज देता है और वाई व्यक्ति इन क्वेश्चन के आंसर दे देता है। ये होता है मेल्ड क्वेश्चनेयर। अब इसके फायदे क्या है, वाइड कवरेज, एक एंटर मारा बहुत सारे लोगों को ईमेल भेज दिया, इकोनॉमिकल भी है, ना जाना पड़ा, ना कॉल मिलाई, ना पैसा कुछ, जरा बड़ा सा हल्का सा इंटरनेट लगा बस। ओरिजिनलिटी, हर व्यक्ति को प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि मेरे को जिससे चाहिए था मैंने उसी को मेल भेजा। बायसनेस भी नहीं होगा क्योंकि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व भी नहीं है, और सिक्रेसी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि किसी तीसरे को पता नहीं चलेगी, जो ये आंसर देगा वो मेरे मेल पे ही तो आएंगे, किसी और पे थोड़ी जाएंगे। डिमेरिट क्या है, लिमिटेड स्कोप, हर कोई यूज भी तो नहीं करना जानता ईमेल, या हर कोई आंसर भी नहीं देता। लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, अब वो जरूरी नहीं है कि सही बता रहा हो, क्यों, क्योंकि ना तो उससे बातचीत हुई ना कुछ,
गलत भी तो बता सकता है। मान लो जैसे कि मैंने पूछा कि इस सवाल में येस और नो पे टिक करना है, वो चीज येस है उसके साथ, पर वो नो पे लगा दे। अब कोई पूछने वाला थोड़ी है, क्योंकि उसको तो क्वेश्चन भर के भेजना है बस। इंटरनेट इंटरेस्ट, बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं ना जो हमारी मेल आईडी पे आते हैं और हम उनमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते, देखते भी नहीं। तो इसी तरह क्या हुआ था, वो उस मेल क्वेश्चन को जो हमने मेल पे उसको भेजा, उसमें इंटरेस्ट ही ना ले जवाब देने में, और बस ऐसे ही टिक मार दे। चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कई बार वो उस मेल का मतलब ही ना गलत समझ ले कि ये क्वेश्चन इसने मुझे क्यों भेजा, क्या मतलब है, इस तरह। और टाइम कंज्यूमिंग, इसका तो टाइम लगेगा, ये बैठ के पहले तो मीनिंग समझेगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्योंकि कोई उसको वहां मतलब बताने वाला तो है नहीं, उसको खुद समझना है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा हेडेक भी हो जाएगा फिर उसके लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रहा है ओरल में या विजुअल वे में। क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनुमिनेटर्स। Under this method, the enumerator personally visits the informant along with the questionnaire, asks questions, and note down their replies in the questionnaire in his own language. अब इसमें क्या होता है ये भी आपको बता दें। इसमें मान लो ये उसमें तो उसने मेल कर दिया था क्वेश्चनेयर को, इसमें क्या होगा, ये व्यक्ति जाएगा इस व्यक्ति के पास जिससे डाटा लेना है, इसके हाथ में एक क्वेश्चनेयर होगा, इससे सवाल करेगा, ये सवाल के जवाब देगा, और ये व्यक्ति क्वेश्चनेयर में आंसर लिखता रहेगा। ये होता है क्वेश्चनेयर फील्ड बाय इनुमिनेटर। ये इनुमिनेटर है जो क्वेश्चन लेकर गया था उसके पास। अब मेरिट्स क्या है, लेट अस सी मेरिट्स भी देख लें इसकी। वाइड कवरेज, एक्यूरेट एंड रिलायबल, क्योंकि तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व ही नहीं किया। बेटर रेस्पॉन्स मिलने के चांस है। लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, पार्शियलिटी के तो लिमिटेड चांस ही नहीं है, क्योंकि पहले से क्वेश्चन तय है, सबके जाके पूछने हैं बस सवाल, हाँ या ना जो भी जवाब है। यूज ऑफ इन केस ऑफ इलिटरेट रेस्पोंडेंट, यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट। अब वो मान लो वो मेल वाला था, अगर मैंने मेल भेजा, वो पर्सन मान लो पढ़ा लिखा ही ना हो, तो वो उसके जवाब कैसे देगा बेचारा। अब ये वाले में क्या फायदा है, अगर मान लो ये पर्सन पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो ये बोल के उसको कहेगा कि भाई इसका आंसर बताओ क्या है, तो वो बता देगा। अब वहां उसको मेल वाले में खुद पढ़ना पड़ता, तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता। कॉस्टली मेथड है, अकेले जाना पड़ेगा हर किसी के पास। टाइम कंज्यूमिंग भी है और पार्शियलिटी भी है। एक से बढ़िया पूछ ले, क्या पता अच्छे से क्वेश्चन पूछ ले, और मान लो इसने सही से जवाब ना दियो, इसका गुस्सा जाके दूसरे पे फटाफट सवाल पूछ के निकाल दे। इनएबिलिटी ऑफ इनुमिनेटर, कई बार इनुमिनेटर अगर सही ना हो, ये जो आंसर नोट करने वाला है, इसको मान लो सुनाई कुछ और दे रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, तो भी दिक्कत हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर और शेड्यूल, अब क्वेश्चनेयर बनाना भी तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं रखने उसमें कि जो सेंटिमेंट को हर्ट कर दे। कहीं देख के वहां गए तो थे क्वेश्चन पूछने और बदले में मिल हो गई सुताई, तो वो भी काम ना हो। तो कवरिंग लेटर, क्वेश्चन अच्छे से बनाना है। डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब मान लो तुमने उसमें 50 क्वेश्चन डाल दिया, वो खड़े खड़े उसके जवाब देते देते ही थक गया, तो वो भी प्रॉब्लम है। सिंपल क्वेश्चन हो और शॉर्ट क्वेश्चन हो क्वेश्चनेयर के अंदर। और अवॉइड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करो जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो। अभी ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, फॉर एग्जांपल अब तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें कैलकुलेशन करनी, इसको तो बस गया है, तो जवाब देता ही रह जाएगा। डबल नेगेटिव्स ना हो क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, और पर्सनल क्वेश्चन कोई ना हो जिससे उसकी भावना ना हर्ट हो, और लीडिंग क्वेश्चन ना उससे पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन ना हो ऐसा कोई। और क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज, प्रॉपर अरेंज हो, ठीक है। और डिविजन ऑफ डिविजन्स बटे हुए हो क्वेश्चंस के, जैसे उसमें होता है जब आपने एग्जाम दिए होंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से हो क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शंस हो कि भाई कैसे कैसे जवाब देने हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो, अगर मान लो उसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछ ले, या आप पूछ लो उससे जिस पे उसने टिक मारा है कि भाई वेरीफाई करने के लिए कि हाँ उसने सही से टिक मारा है क्या। अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ये नहीं कि ले जाके उसको 10 पेज का पकड़ा दिया ऐसे ही रफ में लिखा हुआ और वो बस देखते उसका दिमाग खराब। पेपर भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो, प्री टेस्टिंग भी हो जानी चाहिए कि भाई एक बार पहले हम उसे टेस्ट भी करके देख ले कि वो सही है भी या नहीं है खुद पे, मतलब या अपने कलीग पे। कहीं जाते ही उसके सामने सीधा रख दिया क्वेश्चन कि हाँ भाई इनके सवालों के जवाब दे, और उसे बाबूजी को गुस्सा आया और बस हो गया काम। सेंसस मेथड, जनगणना वाला, ये भी बढ़िया तरीका है, पर वही है इसमें भी पैसा लगता है, टाइम लगता है बहुत। डाटा बढ़िया मिल जाता है, डायरेक्ट घर घर जाते हैं। इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है जनगणना में, आप जानते हो।
एक्यूरेसी मिलती है क्योंकि घर घर जाके रिप्रेजेंटेटिव पूछता है डाटा को। और सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं है तब तो सुटेबल है। अगर होमोजीनियस है ना, एक जैसी है पॉपुलेशन, फिर दिक्कत हो जाती है डाटा इकट्ठा करने में। एक्सपेंसिव तो होगा, हर घर जाना है भाई डाटा इकट्ठा करने, टाइम भी लगेगा। और इन एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, और जब पॉपुलेशन इंडिया जैसे देश की हो, वहां सेंसस इकट्ठा करना हो तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती है सिचुएशन। अगला है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड क्या है? व्हेन ओनली सम representative items of a population are selected and data collected from these items are used for the analysis of the method. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं एक क्लास टीचर हूँ, इस क्लास में 40 बच्चे हैं, या मैं प्रिंसिपल हूँ फॉर एग्जाम्पल, और ये टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब मैं आया क्लास में, तो अब मैं एकक से सवाल पूछूंगा तो टाइम खराब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करूंगा, इन 40 बच्चों में से किन्हीं 2 बच्चों को या 3 बच्चों को बुला लिया मैंने कि भाई आप तीनों आ जाओ। अच्छा जी, मैं आया इनके पास, मैंने पूछा भाई वो सही से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वुक्कत कुछ तो नहीं? अभी तीनों ने कहा कि हाँ सर वो तो सही से पढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों के आंसर के बेस पे अपना एनालिसिस करके रिपोर्ट बना दूंगा। हाँ भाई वो टीचर अच्छा है। यहाँ मैंने उन 37 बच्चों से नहीं पूछा, सिर्फ कितनों से पूछा? 3 से। तो ये अभी देखो इसमें गलत होने के क्या चांस है। मान लो ये 3 इसके ही बिल्कुल नजदीकी बच्चों आके उसकी तारीफ कर दी, अब बच्चे हुए 37 उससे परेशान हो, तो ये कमी है इसकी, आएगा आगे वेक्टर्स में, डिमेरिट और मेरिट में आएगा। समझ गए ना आप? इसमें क्या होता है, हर किसी से डाटा नहीं इकट्ठा किया जाता, कुछ सैंपल उठा लिए। एक विलेज में जाके मुझे स्टडी करनी है, अब उस विलेज में 500 लोग हैं, मैं 500 से नहीं मैंने डाटा इकट्ठा किया, मैंने किन्हीं 20 लोगों को विलेज के रैंडमली पूछ लिया उनसे, और उसी के बेस पे अपने एनालिसिस कर लिया। ये होता है सैंपल मेथड। तो फैक्टर्स क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा बड़ा है तो भाई सैंपल ही लेने पड़ेंगे। एक्यूरेसी ऑफ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड, अब देखो एक्यूरेसी की डिग्री के यहाँ चांस कम है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मान लो ये तीनों ऐसे बच्चे थे जो मतलब कि टीचर के नजदीक थे बहुत, तो इन्होंने कह दिया कि हाँ टीचर बहुत बढ़िया ये वो। बाकी 37 उनको समझ ही नहीं आ रहा उनका पढ़ाया हुआ, तो अभी इनसे तो पूछा ही नहीं गया, पर प्रिंसिपल ने क्या मान लिया कि वो तो बढ़िया पढ़ा रहे। होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन भी होती है। नेचर ऑफ द स्टडी, रेस्पोंडेंट नेचर, रेस्पोंडेंट का क्या नेचर है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ये टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है और ये 37 बच्चे इससे सेटिस्फाई है, पर ये 3 बच्चे इस टीचर से खुश नहीं थे, मतलब या कोई बात होगी, नाराज होंगे। अब मैंने इन्हीं 3 को रैंडमली उठाया था, तो अब क्या होगा, ये क्या बताएंगे कि वो तो बहुत सर गलत पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते ये वो, पर इन्हीं 3 के बेस पे मैं अपना ऑब्जर्वेशन बना के उनको निकाल दूंगा। तो वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इस डाटा में। रेस्पोंडेंट का नेचर कैसा है वो भी मैटर करता है कि डाटा किस तरह से दिया जा रहा है रेस्पोंडेंट के द्वारा। इक्वेशन में क्या आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव, एडिक्वेसी, होमोजेनिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ सिलेक्टेड सैंपलिंग। इंडिपेंडेंस ऑफ सिलेक्टेड सैंपलिंग मतलब कि मेरी मर्जी हो, मैं किन्हीं भी 3 को, मतलब कितनों को भी चुन सकूं, उसमें से किसी पे कोई तरह की बाउंडेशन ना हो कि मुझे इन्हें ही चुनना है। मैचेस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जिसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन करने गया मैं उसी हिसाब से डाटा को इकट्ठा करूं, ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी करके कर दी, ये ना हो। अब सैंपलिंग की मेरिट और डिमेरिट तो आप समझ ही गए। मेरिट क्या है कि भाई देखो इन 37 से पूछना पड़ता तो पैसा लगता, टाइम भी लगता, तो वो कम हो गया क्योंकि मैंने गिने चुने 2-3 को उठा लिया, जल्दी काम हो गया, एक्यूरेट। अब देखो एक्यूरेसी के यहाँ चांस थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि एक्यूरेसी के चांस यहाँ बहुत कम है, तो लेस लिख लेते हैं ऐसे। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो वही 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे इस टीचर से बहुत नाराज हैं, बाकी 27 इससे खुश है, पर मैंने क्या किया, मैं प्रिंसिपल था, मैंने रैंडमली उठाया, मेरे पे कोई नहीं था कि मेरे को इन्हीं 3 को बुलाना है जो उससे पूके हुए हैं, नहीं, मैंने खुद से बुला लिया कि भाई 3 तुम आ जाओ। अब इन तीनों ने आके बता दिया कि भाई वो सर वो तो टीचर बहुत बेकार है, वो तो ये करता है, वो तो ये करता है, हालांकि वो पूरी मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है अच्छे, पर मैंने अपना ऑब्जर्वेशन कर लिया कि भाई एनालिसिस बना लिया कि हाँ भाई ये तीनों बच्चे बोल रहे हैं तो वो खराब ही होगा। तो अब डाटा एक्यूरेट मिला मेरे को? नहीं मिला। तो लेस एक्यूरेसी कुछ केस में ग्रेटर भी हो सकती है कि भाई वो अच्छे ही पढ़ा रहे थे, 30 के 30 सेटिस्फाई है उनसे, मैंने 3 को बुलाया, उन तीनों ने कह दिया हाँ सर वो तो बहुत अच्छे हैं। तो एक्यूरेसी के भी चांस है, ऐसी बात नहीं है, पर वो थोड़े बहुत कम से हैं। स्कोप बहुत बढ़िया है इसका बड़े डाटा में।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ, मुझे शांति मिलेगी। अगर मुझे इन 40 का डाटा लेना पड़ता 30 का तो कितना टेंशन भरा काम हो जाता, पर अब कितनों का लेना पड़ा डाटा इकट्ठा, 3 का, तो ये मेरे लिए आसान काम रहा। साइंटिफिक अप्रोच है, सिस्टमेटिक वे में किया गया है, रैंडमली 3 को बुला के। डिटेल्ड इंक्वायरी, मैं इन 3 से डिटेल्ड में पूछ सकता हूँ। एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी, ये भी एक पॉइंट है। अब देखो आ गया 100% एक्यूरेसी, जरूरी नहीं है वो 3 सही बताएं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैंपलनेस, अब ये 3 बोलने ही ना कुछ तब दिक्कत। बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, बायसनेस क्या है, मैंने जानबूझ के उन्हीं 3 बच्चों को बुलाया जो उस टीचर के खिलाफ है। ये बायसनेस कर सकते हैं अगर मान लो मेरे को पता है कि भाई वो 3 बच्चे उसके खिलाफ है, तो मैं क्लास में जाऊंगा कि आ जाओ आप तीनों आ जाओ, मेरे को बताओ ये टीचर कैसे पढ़ाते हैं। अब उनके एजम्पशन के बेस पे मैं उसको निकाल देंगे नौकरी से। मैं जस्ट एग्जाम्पल कह रहा हूँ, बाकी तो भगवान है सब कुछ। लैक ऑफ स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अब मैंने जिन 3 बच्चों से पूछा उन्हें कुछ नॉलेज ही ना, वो डाटा उल्टा सीधा दे देंगे और मेरा अजप्शन भी उल्टा सीधा होगा, एनालिसिस भी उल्टा सीधा होगा। नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के केस में ये मुमकिन नहीं है। हेट्रोजीनियस केस के मैं समझा दूं आपको। फॉर एग्जांपल मुझे स्टडी करनी है फीमेल्स के, कि भाई उस गांव में फीमेल्स का लिटरेसी रेट कितना है, और मैं गया उस गांव में जाके 2 मेल से पूछ रहा हूँ कि भाई तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो, तो ये हेट्रोजीनिटी हो गया। अब डाटा तो मेरे पास गलत आ गया ना, क्योंकि मुझे पता करना था इनका, वो मैंने पूछ लिया मेल का, तो भी प्रॉब्लम है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग मैं आपको बता दूं। देखिए मैं बार बार बीच में पेपर भी यूज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे और अच्छे से समझ आए। थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन का एडजस्टमेंट कर लेना, सिंपल भाषा यूज कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल डायरेक्ट क्लिक करें चीजें। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या है, जैसे वही क्लास का एग्जाम्पल, ये 5 बच्चे बैठे, ठीक है, मान लो इसका नाम तुषार है, इसका अदिति है, इसका अंजलि है, और इसका क्या कहते हैं हम अपना अजय कह देते हैं, और इसका हम कह देते हैं अंकुर है। 4 नाम ये वाले हो गए। अब मैंने कहा भाई अंकुर तुम आ जाओ, अंकुर आ गया। अब मैंने कहा अंजलि तुम भी आ जाओ। ये मैंने रैंडमली कहा, मुझे इन 5 के बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। नाम पता था फॉर एग्जाम्पल, पर रैंडमली कहा तुम आ जाओ तुम। जो डाटा मुझे इकट्ठा करना गया मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ इनसे, बस मैंने रैंडमली बुला लिया, ये होता है रैंडम। नॉन रैंडम में क्या होगा, मेथड रेफर्स टू अ मेथड इन विच सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर रेदर देन ऑन चांस। मैंने जानबूझकर इसमें क्या कहा कि भाई तुम आओ और तुम ही आओ, मतलब यहां मैंने इन तीनों की पॉसिबिलिटी 0 कर दी। मैं पहले ही माइंड में सोच के आया था कि भाई इसको बुलाना है और इसको बुलाना है। और रैंडम वाले में यहां मैंने क्या कहा, जैसे मैं रैंडम का एग्जांपल और देके आपको बता दूं कि भाई कोई भी 2 बच्चे आ जाओ, ये भी रैंडम है। और जब मैं जानबूझ के नाम लेके, मेरे को पता है यार कि इसको बुलाना है और इसको बुलाना है, तो मैं क्लास में गया, मैंने कहा भाई अजय तुम आ जाओ, ये आ गया, अदिति आप आ जाओ, ये भी आ गया। तो इन दोनों के नाम मैं पहले से ही सोच के आया हुआ था, ये नॉन रैंडम है। और रैंडम में मैं क्या कहूंगा कि भाई 2 जने कोई भी आ जाओ, 2 बच्चे। टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, देयर आर 2 मेथड ऑफ अंडर रैंडम सैम्पलिंग। जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वन इन विच एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस। सिंपल रैंडम, ये 3 लोग बैठे, मैं क्लास में, मैंने कहा भाई कोई एक उठकर आ जाओ। अब यहाँ तीनों के चांस उठने के कितने हैं, 100%, कोई भी उठ सकता है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम में हर व्यक्ति के चांस कितने होते हैं, 100%, तो कोई भी आ सकता था इसमें से। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम में मैंने कहा भाई अतुल तुम आओ, तो अतुल आ गया। अब इन दोनों के चांस क्या थे यहाँ, 0, क्योंकि मैं पहले ही माइंड में सोच के आया हुआ कि अतुल को बुलाना है। तो होता है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रैंडम भी हमारा कई तरह का है, बेसिकली 4 तरह का है। तो पहला है स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस मेथड the universe of the entire population is divided into number of group or stratified and then certain number of the item from the each group is random। तो stratified आप समझ लो, जैसे मान लो ये 100 लोग हैं,
100 नहीं 10 कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 10, बल्कि 12 कर लेते हैं। स्ट्रैटिफाइड समझा रहा हूँ। 12 में से मैंने क्या कहा कि भाई 4 लोग एक ग्रुप बना लो। अच्छा जी, बन गया 4 का ग्रुप, बन गया 4 का ग्रुप। कितने ग्रुप बने हमारे पास? 1 2 3, और 4 के ग्रुप में तो 3 ही बनेंगे, 12 हो जाएगा, 4 8 12, 3 ग्रुप बन गए। अब मैंने कहा ग्रुप 1 से कोई 2 बच्चे आओ। देखो यहाँ 100% है कोई भी 2 उठ के आने के, ये भी फायदा है स्ट्रैटिफाइड में। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, आ गए 2। मैंने कहा ग्रुप 2 से कोई एक बच्चा आ जाओ, यहाँ भी 100% चांस है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, एक बच्चा ये आ गया। ग्रुप 3 से कोई 2 बच्चे आ जाओ, ये भी आ गए 2 3 2 5, ये 5 बच्चों से मैं डाटा इकट्ठा करूंगा। ये होता है स्ट्रैटिफाइड, जिसमें मैं पॉपुलेशन को, बड़े डाटे को किस में बांट लूंगा? छोटे छोटे ग्रुप्स में, और फिर उनमें से रैंडमली बुलाऊंगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होगा? अंडर दिस मेथड, out of the complete list of available population, the sample is selected by taking every n item from his list. इसमें क्या है, जैसे मान लो ये 100 लोगों के नाम लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह, ठीक है। सो मैंने कहा भाई 16 नंबर का, भाई 25, भाई 36, भाई 48, ये लोग आ जाओ। तो ये 5 लोग आ गए, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। या मैंने ये कह दिया कि भाई 5वां बच्चा, फिर उसके बाद 10वां बच्चा, फिर 15वां बच्चा, फिर 20वां, फिर 25वां, ऐसे आ जाओ। सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, अंडर दिस मेथड टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सम रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन नोन एज क्लस्टर, एंड देन आउट ऑफ ऑल क्लस्टर अ गिवन नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर चूजन एट रैंडम, एंड ऑल द आइटम्स कवर्ड बाय सिलेक्टेड क्लस्टर आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। ये फिर से 10 लोग, 2 4 6 8 9 10, 5 को कर लो पहले, 2 2 4 5, वो 5 एक तरफ, ये 5 एक तरफ। इन 5 में से इन 3 लोगों का एक ग्रुप, इन 3 का, इन 2 का ये अकेला। मैंने कहा भाई पहले क्लस्टर में से वो ग्रुप आ जाए जिसमें 3 लोग हैं, ये आगे। दूसरे क्लस्टर में से वो लोग आ जाए जिसमें एक ग्रुप है, सिर्फ एक व्यक्ति है, ये आ गया कोने वाला। अब मैं डाटा इन 4 रो से इकट्ठा करूंगा, जिसमें मैंने पहले क्या किया, ग्रुप्स में बांट लिया, फिर ग्रुप से क्लस्टर्स में बांट लिया, उन क्लस्टर से डाटा इकट्ठा किया। दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग। जैसे अंगूर का गुच्छा टाइप है, ये एग्जांपल समझ लो। मल्टी स्टेज सैंपलिंग, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द क्लस्टर सैंपल which is carried out in a multiple stage, say 2 3 और 4 stage, 2 3 और 4 stage। जैसे यही 10 लोग मैं बना देता हूँ, मतलब इसमें क्लस्टर के भी अंदर क्लस्टर, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये बेसिकली बड़े डाटा को कवर अप करने के लिए किया जाता है। उम्मीद है देखिए स्टूडेंट्स, लर्नर्स, चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। जितने भी एग्जाम्पल यूज किए जा रहे हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, आपको चीजें क्लिक करने के लिए हैं, और कोई पर्सनल कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। तो आप लर्नर के रूप में ही चीजों को टेक इन कीजिएगा। अब नॉन रैंडम सैंपलिंग के टाइप समझ लेते हैं। जजमेंट सैंपलिंग, अंडर दिस मेथड द चॉइस ऑफ अ सैंपल आइटम डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। समझते हैं इन्वेस्टिगेटर के उस पर कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 5 बच्चे बैठे हैं और मुझे इन 5 के नाम पता है पहले से। मैं क्या करूंगा, क्लास में आके जानबूझकर, ये बच्चा मेरा फेवरेट है, हालांकि मेरे लिए तो सभी फेवरेट होते हैं क्लास में जहां मैं पढ़ाता हूँ, पर फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको मुझे बुलाना है कि भाई आज तो अभय को बुलाना है और अभय से सवाल पूछने हैं। हर बच्चा स्पेशल है, देखिए कोई बच्चा कम ज्यादा नहीं होता, हर बच्चे के अलग इंटरेस्ट है। वो जस्ट मैंने फेवरेट शब्द ऐसे ही यूज किया। तो मान लो आज मुझे अभय को बुलाना है, तो मैंने कहा, मैं पहले से ही सोच के आया हुआ माइंड में कि आज तो मुझे अभय ही उठाना है इन 4 रो में से। तो मैं आते क्या कहा, अभय आ जाओ। ये होता है जजमेंट सैंपलिंग, में पहले से ही तय करके आया हुआ। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0। जैसे मैथ मेरा शुरू से ठीक सा नहीं था, तो एक मैडम थी हमारे स्कूल में, जो हम छोटे थे
तो क्या करती थी, रोज क्लास में आती मेरा नाम पहले। अब मेरे को, मैं तब कमजोर था ही, अब वो रोज आती मेरा नाम ले देती पहले कि बोर्ड पे आ जाओ, और वहां जाके कुछ होना तो था नहीं, पिटाई होनी थी बस। तो जजमेंट सैम्पलिंग करती थी पहले से ही नाम सोच रखा था कि इसको बुलाना है। अब और किसी की प्रोबेबिलिटी उस टाइम क्या थी क्लास में, जो हम बच्चे थे, और सबकी प्रोबेबिलिटी 0 थी। क्यों? क्योंकि मेरे को ही जाना था। Quota sampling. Under this method, the items of the populations are subdivided into various group and then a quota is fixed. जैसे मैं ये भी आपको समझा दूं, ये 5 बच्चे हैं, 10 बच्चों का ले लेते हैं डाटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का ले लेते हैं। 4 का एक ग्रुप, 4 का एक ग्रुप और इन 4 का एक ग्रुप। मैंने कहा ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3। ग्रुप 1 से 2 लोग आ जाओ, ग्रुप 2 से 1 लोग आ जाओ, ग्रुप 3 से 1 लोग आ जाओ। ये होता है कोटा सैंपलिंग। ग्रुप बनाए और फिर कोटा तय कर दिया कि किस ग्रुप से कितने आने हैं। Convenience sampling. Under this method, while selecting the sample unit, the investigator gives special attention to his convenience. अब देखिए convenience sampling में क्या होता है। मान लो ये 3 बच्चे हैं क्लास में, मैं क्लास का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स ही हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ये 3 बच्चे हैं, तीनों स्पेशल है मेरे लिए। तो ये बच्चा है थोड़ा जल्दी समझ जाता है, ये बच्चा है थोड़ा देर में समझ जाता है, और ये बच्चा है जिसको पास बिठा के समझाना पड़ता है। समझ तीनों को ही आ सकता है, टीचर के ऊपर है कि वो कितने एफर्ट कर रहे हैं। पर मैं जो हूँ, मैंने कहा कि यार मेरे को आज ऐसे बच्चे को देखना है जो बहुत जल्दी समझ जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, आज काम ज्यादा है। तो अब मैं किसे बुलाऊंगा? इस बच्चे को। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जल्दी समझ जाएगा। मेरे हालांकि समझेंगे ये दोनों भी, देखिए मैं डिफरेंसेस नहीं कर रहा हूँ, तीनों स्पेशल है, तीनों ही अच्छे हैं। हर किसी की एबिलिटीज अलग होती हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को जल्दी आता है समझ, किसी को देर से आता है, आ जाएगा तीनों को, टीचर का एफर्ट है। पर मेरे को आज काम बहुत ज्यादा था तो मैंने सोचा यार इसको बुला लूं, जल्दी काम हो जाएगा। मैंने इसको बुला लिया पहले ही। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ? 0। तो यहाँ मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल ले लिया कि यार इससे पूछूंगा, ये फटाफट डाटा दे देगा मेरे को और मेरा काम खत्म। कन्वीनियंस सैंपलिंग। Principles of sampling. There are 2 important principles on which the theory of sampling is based. The law of statistical regularity. पहला प्रिंसिपल यह है सैंपल लेने का। According to this law, if a random sample of adequate size is selected from a large population, it tends to possess the same characteristics as those of the population. तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में मान लो हमें 140 करोड़ की स्टडी करनी, तो 1 लाख लोगों को हमने उठा लिया रैंडमली सैंपल लेके। तो जो इन 1 लाख लोगों के जरिए रिप्रेजेंटेशन होगा या एनालिसिस आएगा, वही 140 करोड़ का माना जाएगा। यह है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी लॉ। Law of inertia of large number. According to this law, aggregates or average obtained from a large group are more stable. इसमें हम एवरेज निकाल लेते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन करके निकालते हैं ना मीन में। जैसे फॉर एग्जांपल में 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10 डिवाइडेड बाई कितना है हमारा 4, तो ये कितना आ गया हमारा मीन 2.5। ठीक है, तो ये हमने एवरेज ले लिया इसमें। आर मोर स्टेबल देन द एग्रीगेट और एवरेज ऑब्टेन फ्रॉम सेम ग्रुप। ठीक है, स्मॉल ग्रुप सॉरी। लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट आर लाइकली टू बी। तो जितना ज्यादा बड़े डाटा का एवरेज निकाल लोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। अब गलती भी होने के चांस है, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो जहां से डाटा ओरिजिन हुआ है वहीं पे गलती हो सकती है, मैनिपुलेशन में गलती हो सकती है, इनएडुकेसी में भी गलती हो सकती है। ओरिजिन, मैं डाटा इकट्ठा करने गया और इस पर्सन ने मेरे को डाटा बताया पर वहीं पे ही मैंने गलत लिख दिया। इसने बताया था 9 या इसने बताया था 2, मैंने लिख दिया गलती से 9, तो ओरिजिन में ही गलती होगी। मैनिपुलेशन में भी कई बार गलती हो जाती है, मैनिपुलेट करने में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा डाटा की कैसे है, इनएडुकेसी भी हो सकती है। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। सैंपलिंग एरर, सैंपल लेते हुए वक्त एरर हो गई, जो गलती हो गई। लेना था मेल का सैंपल कि भाई कितने मेल उस गांव में पढ़े लिखे हैं, फीमेल का सैंपल ले आए, तो ये सैंपलिंग एरर है। रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, समझ गए। फीमेल की लिटरेसी के बारे में पता करना था, मेल का सैंपल ले आए। नॉन सैंपलिंग एरर में क्या होता है, उसने बताया 2,
मैंने लिख दिया गलती से नो, या नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है, रिकॉर्डिंग के वक्त या टेबुलेशन के वक्त गलती हो गई। बाइस्ड एरर, जानबूझ के गलत पर्सन से, मान लो मुझे ये पर्सन सही डाटा दे सकता है पर मैं इससे नहीं पूछ रहा जानबूझकर, मैं इससे पूछ रहा जो मेरे को गलत डाटा देगा, ये बाइस्ड एरर होता है, जानबूझ के जो हो गया। एन एरर विच ओकर ऑन अकाउंट ऑफ सम बाइस और इम्बैलेंस ऑफ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेशन करने गया कई बार वो डाटा जानबूझ के गलत ला रहा है। इन्फॉर्मेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको इसी का ही बताऊं, मान लो ये आप हो या सिस्टर है, कोई व्यक्ति है एक्स है और ये वाई व्यक्ति है, ये एक्स है और ये इसकी बहन है। बहन ने भाई को पीट दिया पकड़ के, अब बहन ने तो मारे थे 2 थप्पड़, मम्मी आई, मम्मी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, इसने कितने मारे, इसने बता दिए जानबूझकर 4, और आगे मम्मी ने पापा को बताए 6। ये था बाइस वाली गलती, ठीक है, कि आज तो भाई उसको बहन को देखना है अच्छे से। इन्फॉर्मेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑफ काउंटिंग मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बाइस्ड एरर। देखो इसने भी ओरिजिन पे भी गलती कर दी, 2 की जगह 4 बताया, आगे इन्वेस्टिगेटर ने 4 की जगह 6 लिख दिया कि इससे आज निपटना था, तो ये बाइस्ड एरर में आ गया। अनबाइस्ड एरर क्या होता है, एन एरर विच डज नॉट टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ एनी बाइसनेस, जो जानबूझ के नहीं की जाती गलती, अनजाने में होगी, जो एरर डाटा लिखते वक्त हो गया या डाटा गलत से ले लिया गया है या कुछ और गलती, मतलब जिसमें इंटेंशन नहीं था गलत करने का डाटा को, वो अनबाइस्ड एरर। स्टैटिस्टिकल एरर को मेजर कैसे करेंगे, 2 तरीके, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, कंपैरिजन करके या एब्सोल्यूट वे में उसको सोल्व कर लेंगे। सेकेंडरी डाटा के 2 तरीके होते हैं इकट्ठा करने का, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड में हम क्या करते हैं, प्रीवियस जो छपे हुए डाटा है उससे उठा लेते हैं, अनपब्लिश्ड में हम किसी थर्ड पार्टी से डाटा को इकट्ठा करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में भी। प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा को बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना है, क्यों, क्योंकि देखो उसकी रिलायबिलिटी भी मैटर करती है, ठीक है, सुटेबिलिटी फॉर द पर्पज, जिस पर्पज के लिए ले रहे हैं उसी के लिए लिया जाए डाटा। सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड भी इसमें आ जाता है, एडुकेसी और एक्यूरेसी भी इसमें मैटर करती है, कि वो डाटा जो हमने लिया है सेकेंडरी पर्पज से, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा दूं, मान लो मुझे इस पर्सन से जानकारी लेनी थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, पर मैंने जानकारी ली है इसके बारे में लेनी थी किसी थर्ड पर्सन से, क्या ये सही बताए, इसके 100% चांस है, नहीं, तो एक्यूरेसी और एडुकेसी मैटर करती है यहाँ पे। फाइनली लास्ट पेज पे आ गए। आप भी कहोगे सर ने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, पर देखो बच्चों मैंने सिर्फ इसीलिए आपको डिटेल में समझाया कि इस तरह पढ़ा जाए, जब हम टाइम खर्च कर ही रहे हैं, मेरी भी मेहनत लगी है, आपने देखा होगा इतना लिखा है, समझा रहा हूँ, एडिटिंग भी करना है, पब्लिश करना, थोड़ा सा उस चीज़ का कोई मतलब निकले। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको कुछ समझ आए, तभी तो मैं भी कामयाब हुआ पढ़ाने में, और आप भी कामयाब हुए कि आपने मुझे अपना समय दिया था और आपको कुछ सीखने को मिला, उसी में ही हम दोनों की सक्सेस है। सेंसस आप जानते हो हर 10 साल में होता है जनगणना, और 1881 में की थी लॉर्ड मेयो ने पहली बार। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, लर्नर्स, जितने भी इस चैप्टर में मैंने एग्जाम्पल यूज़ किए वो जस्ट बस आपको चीज़ों पे क्लिक करने के लिए था, और कुछ नहीं उसका इंटेंशन है, ना आपकी किसी भावना को हर्ट करने का कोई इंटेंशन था। इस तरह जब हम चीज़ों को लाइव एग्जाम्पल से या रिलेटेड लाइफ से लेके पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं और लंबे समय तक हमें याद रहती हैं, ठीक है। उम्मीद है आप चीज़ों को एज अ लर्नर ही इनटेक करेंगे, और फिर भी अगर आपकी किसी भावना को मैंने हर्ट किया तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो बताइएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, जहां तक मेरे को आता होगा मैं वहां तक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर उन्हें भी बताइएगा कि सर मेहनत कर लें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को देख लें, और उनके जो भी सजेशंस हैं वो भी वेलकम्ड है। चाहे आप, अगर आपको लगता है कि कोई कमी है पढ़ाने के तरीके में, वो बताइए, हम उसको सुधारने के काम करेंगे, क्योंकि एक टीचर अपने स्टूडेंट से भी तो सीखता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें नहीं पता होती, हमारे स्टूडेंट्स हमें सिखा देते हैं। तो आप अगर कमियों के बारे में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं इम्प्रूव होकर आपको अच्छे से अच्छी सर्विस दे पाऊँ अगली बार,
ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए नोट्स कहते हैं कुछ बच्चे कि आप पीडीएफ नहीं देते, देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोट्स खुद लिखो, क्योंकि एक बार आपने सुन लिया वीडियो को देख के, अब अगर आप खुद लिखोगे तो आपको वो चीज़ माइंड में रहेगी। मेरे सर हमेशा कहते थे कि लिख के अगर हम पढ़ेंगे तो हमेशा लाइफ में याद रहेगा, और ये वाकई में बहुत सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसीलिए आप पढ़िएगा, मन लगाकर खूब मेहनत कीजिए। हार्ड इस दुनिया में कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी बना के रखिए, मेहनत कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। भगवान भी देखता है कि हाँ भाई बच्चा मेहनत कर रहा है, भले ही थोड़ी लेट सक्सेस दे, क्या पता कोई हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो इसलिए भगवान उसे पहले दे देता है। पर हमें सब्र रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, खूब नाम कमाइए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट।